हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमने क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था। इसके ऊपर हमने 2 लेक्चर भी ले लिए। लेक्चर 1 में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और कैसे हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके हमने 4 तरीके देखे थे। उसके बाद फिर सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो 2 तरह की इक्वेशंस होती हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड जो इक्वेशंस होती है हम उनको बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशंस। और उनको बैलेंस करने के हमें 2 तरीके भी देखे थे, एक हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा हमारा कोफिशिएंट मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर देखा था हमने कि अगर हमको बैलेंस करना है तो उसका कुछ क्राइटेरिया होते हैं या फिर उसकी कुछ प्रोसेस होती है। पहला, हम मेटल्स को बैलेंस करते हैं, फिर हम नॉन मेटल करते हैं, फिर ऑक्सीजन और आखिर में हाइड्रोजन। इसी तरह फिर हमने कोफिशिएंट मेथड किया था, यानी कि जब क्वेश्चंस या इक्वेशन जो ब्रैकेट की फॉर्म में आ जाते हैं तो हिट एंड ट्रायल मेथड से थोड़ा वो मुश्किल हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने इजी वे के लिए हमने कोफिशिएंट मेथड ट्राई किया था और उसको करने की कोशिश करी थी। और लास्ट जब हमने क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, हमने लास्ट में इसको एक इक्वेशन पे छोड़ा था आपके लिए कि आप इसको बैलेंस करना। वो इक्वेशन थी CS3 CS2 CS2 CS3 प्लस O2 और प्रोडक्ट साइड में हमारा था CO2 प्लस H2। उम्मीद करता हूं कि आपने ये रिएक्शन बैलेंस की होगी। नहीं करी तो हम इसको कर लेते हैं। मैंने आपको हिंट दी थी कि इसको हम लोग C4H10 भी बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन यहां पे 4 है और H यानी कि हाइड्रोजन यहां पे 10 है। बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट मेथड से हमने पढ़ा था, सबसे पहले हम इनको लेबल करते हैं ABCD, यानी कि जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट होंगे और रिएक्टेंट साइड में जो होंगे उनको हम लेबल करते हैं ABCD। अगर 3 है तो ABC, 4 है तो ABCD, 5 है तो ABCDE। अब यहाँ पे 4 है तो हम इसको बैलेंस करने के लिए पहले लेबल करेंगे। इसको हम A बोल देंगे, इसको हम B बोलेंगे, ये C और फिर आखिर में D। अब सबसे पहले कार्बन की बारी। कार्बन यहाँ पे कितने हैं? 4, 1 2 3 4। तो हम इसको 4A लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे कार्बन है, सिंगुलरिटी फॉर्म में यानी सिंगल है, कोई एटम इन्वॉल्व नहीं है, तो C को इक्वल्स टू 4A इक्वल्स टू C लिख देंगे। हमने पढ़ा था जैसे में एरो किस तरफ जाते हैं तो इक्वल्स टू का साइन लगता है। फिर अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 10 है और A के साथ में है, ये हमारा कोफिशिएंट क्या है साथ में? A। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 10A। अब हाइड्रोजन यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, पर यहाँ पे है और 2 है तो 2D इक्वल्स टू 2D। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं किस पे? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है यानी कि 2B और यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल है तो इसको हम सिर्फ D लिखेंगे इक्वल्स टू D। और यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 तो इसको लिखेंगे 2C, यानी कि 2C प्लस D, 2C प्लस D। ये 3 इक्वेशन हमारी बन गई हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे बनी। पहले हमने कार्बन को ले लिया, C को, यानी कि यहाँ पे कार्बन 4 है, 1 2 3 4, तो 4A ले लिया इक्वल्स टू, इस तरफ प्रोडक्ट साइड में कार्बन सिर्फ 1 है तो इक्वल्स टू C, इक्वेशन 1। फिर हाइड्रोजन यहाँ पर 10 है तो 10A, क्योंकि कोफिशिएंट A है इसके साथ। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 2D इक्वल्स टू 2D। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। कार्बन हो गया है, हाइड्रोजन हो गया है, अब बचता है हमारा सिर्फ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 2B है तो ये 2B लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ B है तो 2B। उस तरफ जाएंगे तो इक्वल्स टू का साइन लगेगा। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 तो 2C ये रहा, और यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है, कोई एटम नहीं है तो सिर्फ D प्लस D। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? हम किसी भी एक कोफिशिएंट को 1 मान लेते हैं, उसको मानते हैं जिससे काम हमारा आसान हो जाए। जैसे कि हम यहाँ पे A को अगर 1 मान लेते हैं तो C की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 जा 2 और 5 जा 10, तो कितना है? 5A इज इक्वल टू D। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5A इक्वल्स टू D।
ए की वैल्यू हम जैसे 1 मानेंगे तो सी की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू आ गई, और ए की वैल्यू हमने मानी रखी है। हमको सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिएगी, बी की, तो उसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो ए तो हमने लिख लिया 1, सी की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाई 1, डी की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई 1, सॉरी डी, और बी की वैल्यू हम लोग यहां से निकालेंगे। तो सी की वैल्यू हमको पता है 4 है, डी की वैल्यू हमको पता है 5 है, बस वैल्यू पुट करनी है और जो होगा वो देख लेंगे। चलो, तो 2b इक्वल्स टू 2c, 2 मल्टीप्लाई सी यानी 2 मल्टीप्लाई 4, तो 8 हो गया, प्लस सिंगल डी है तो यानी कि 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया 2b इक्वल्स टू 8 प्लस 5 13, और यहां पे ये मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 13/2। हमने ये भी पढ़ा था अगर कोई भी कोफिशिएंट फ्रैक्शन में आ जाता है तो जो डिनोमिनेटर में होता है उसको बाकी कोफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, और जो ऊपर है वो ऐसे ही रहेगा, यानी कि b की वैल्यू तो 13 आ जाएगी और इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हम सबके साथ किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 1 जा 2, तो a की वैल्यू हो गई हमारी 2, b की वैल्यू तो हमने लिख रखी है यहाँ पे 13 है हमारी, तो मिटा देते हैं। c की वैल्यू हमारी 4 2 जा 8, और d की वैल्यू हमारी 10। a की वैल्यू हमारी कितनी है 2, b की वैल्यू हमारी कितनी है 13, c की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है 8, और d की वैल्यू हमारी है 10, और इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये C4H10 जो है, इस तरह क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो ये होते तो कार्बन कंपाउंड के हैं। इनका नोमेनक्लेचर हम लोग कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे तब देखेंगे कि 4 कार्बन को कितना क्या बोलते हैं, 1 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, 3 है तो क्या बोलेंगे, 5 6 7 8 9 10 तक हम देखेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूं, पढ़ेंगे तो हम इसको कार्बन कंपाउंड के अंदर। हम 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे एन, डबल बॉन्ड है तो हम इसको बोलेंगे इन, ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसको बोलेंगे वाई एन ई। ये बाद में देखेंगे, सिर्फ समझाने के लिए बताया है, बाकी आपको ये समझ आना चाहिए कि हमने कैसे ये इक्वेशन बैलेंस करी है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, बेसिकली इसके 4 टाइप होते हैं। एक होता है कॉम्बिनेशन, दूसरा हमारा होता है डिकम्पोजिशन, तीसरा हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, और चौथा हमारा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो कितने हो गए, 4, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा भी रिएक्शंस तो होती हैं पर वो टाइप्स नहीं होती हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक रिएक्शन है, थर्मिट रिएक्शन भी एक रिएक्शन है, कंबशन भी एक रिएक्शन ही है, पर वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन नहीं है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग देखेंगे जिसके अंदर सभी रिएक्शंस हमारी आ जाती है। तो 4 तरह की रिएक्शंस होती हैं। पहला कॉम्बिनेशन, रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसका नेम ही सजेस्ट कर रहे हैं, कंबाइन हो रही है, यानी कि दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू, यानी कि प्रोडक्ट साइड में आएगा ए बी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यानी कोई सब्सटेंस ए है, कोई सब्सटेंस बी है, दोनों मिलकर क्या कर जाते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं ए बी। इसके हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। एक तो सिर्फ सिंपल एग्जांपल है जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। ये सबसे पहली इक्वेशन में पढ़ी थी जब हमने पढ़ा था चेंज इन स्टेट। अगर आपको पहला लेक्चर याद है उसका,
जब हम डिटरमाइन करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, उसका पहला पॉइंट जो था चेंज इन स्टेट, उसका ही एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। कार्बन यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होता है और बन जाता है किस फॉर्म में जाके है, गैस के अंदर। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन A एंड B दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। इसके अलावा एक और देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है और बार बार आएगी, मैंने आपको कहा था, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2 प्लस हीट इवॉल्व होती है इसके अंदर। अगर कुछ याद आ रहा हो, लेक्चर 1 के अंदर हमने देखा था, लेक्चर 2 के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि CaO इसका साइंटिफिक नेम तो होता है या फिर केमिकल नेम जो होता है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH है इसलिए। पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इनके कॉमन नेम है। तो CaO का बताओ आप क्या होता है, अगर याद कर पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं क्विकलाइम। और CaOH2 को हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। ये हमने जब पढ़ा था कि व्हाइट वॉशिंग के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, वो यही होती है। हम लोग क्या करते हैं, क्विकलाइम को यानी कि चूना जो होता है उसको पानी के अंदर मिलाते हैं और कोई हीट प्रोवाइड करते नहीं, फिर भी हीट क्या हो रही होती है, उसमें से इवोल्व हो रही होती है। अब देखो यहाँ पे दो सब्सटेंस मिले हैं और एक और बन गया यहाँ पे A प्लस बी इजगल्स टू AB। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में आपके CaO प्लस H2 है और प्रोडक्ट साइड में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि स्लिक्ड लाइम है। इसको जब हम पेंट करते हैं दीवारों के ऊपर तो होता क्या है कि CaOH2 को जब हम पेंट करते हैं तो आखिर में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन स्टार्ट होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और फिर जो हमारी पेंट होती है उनके ऊपर शाइनिंग आ जाती है, थोड़ा चमकने लगता है। इसीलिए हम उसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, क्योंकि जो मार्बल होता है उसके अंदर जो शाइनिंग होती है वो भी उसी की वजह से होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। पर हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब A प्लस बी AB बन जाता है यानी कि CaO प्लस H2O CaOH2 प्लस हीट। अब जो हीट इवॉल्व हो रही है यहाँ पे, जब भी किसी रिएक्शन के अंदर हीट इवॉल्व होगी तो हम उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, ये टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इनके अलावा जो रिएक्शंस होती हैं वो टाइप्स ऑफ नहीं है, वो तो सिर्फ इन्हीं में से ही आती हैं। पर हम लोग अगर हीट इवॉल्व होती है तो अलग से बोल देते हैं कि कोई रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। आपको कभी पूछा जाए टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो आपको चार ही बतानी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन में नहीं आती है, ये ध्यान रखना है। हीट जब इवॉल्व होती है तो हम इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ये हम वापस पढ़ेंगे आगे, पर अभी आप आया है तो एक बार इसको देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और अगर हीट इवॉल्व नहीं हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो, एंड हो रही है, एंडोथर्मिक यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इवॉल्व नहीं हो रही है। इससे याद रह जाएगा, एंड हो रही है इसका मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, इवॉल्व नहीं हो रही है, और एक्सो का मतलब तो इवॉल्व हो ही रही है। फिर थर्मल जब भी वर्ड कहीं पे आता है तो हम हीट की बात करते हैं। थर्मल, थर्मिक, जो थर्मोमीटर हो गया, आगे जाके हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो हीट की बात होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है समझ में आ गया होगा। इसके एग्जांपल्स आपको याद रखना जरूर, ये फिर से मैं कह रहा हूं कि इसको बार बार ये आपके सामने आएंगे, इनको अच्छे से समझ लो, जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब देख लेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। आगे हम देखते हैं इसके दूसरा रिएक्शन जो होती है हमारी, वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड जो रिएक्शन होती है हमारी होती है डिकम्पोजिशन। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन जो होती है डिकम्पोजिशन, ये अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी क्या थी, A प्लस बी, और प्रोडक्ट साइड में क्या मिलता था, AB। पर
जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो इसका अपोजिट होती है, यानी कि ए बी जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा किसके अंदर, ए और बी के अंदर, टूट जाएगा ए और बी के अंदर। तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये होती है ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस जो होते हैं बोर्ड के अंदर कंटिन्यूसली पूछ जा रहे हैं, हर साल पूछ जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन नहीं पूछ जाती है पर एग्जांपल्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि वाटर H2O, अगर हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, करंट पास करते हैं, तो ये H2 और O2 के अंदर टूट जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप क्या करते हो, स्प्लिट करते हो, वापस एक कार्बन प्लस ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, टूट जाता है, यानी कि था तो ए बी, अब वापस से किसमें कन्वर्ट हो गया, ए और बी के अंदर। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो हमको जरूर पढ़ने हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देख लेते हैं अभी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं, या फिर सब टाइप कह देते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 4 होती हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन के भी 3 टाइप होते हैं, सब टाइप हम बोल रहे हैं। तो पहला हमारा होता है थर्मल, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक भी बोल देते हैं। और तीसरा हमारा होता है इसके अंदर फोटोलाइटिक। तीन तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, यानी कि कहने का ये चाह रहा है कि ए बी जो स्प्लिट आउट होता है ए और बी के अंदर, तो वो या तो थर्मल एनर्जी उसको देंगे ताकि वो टूट जाए, या तो हम उसको उसके अंदर से करंट पास करेंगे ताकि वो स्प्लिट हो जाए, और या फिर फोटोलाइटिक यानी कि सनलाइट की बात होगी। थर्मल के अंदर हम हीट की बात करते हैं, हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि अगर जहां पे भी थर्मल वर्ड यूज होता है, थर्मोमीटर हो गया, थर्मोस्टेट हो गया, तो उसके अंदर हम हीट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। और फोटोलाइटिक के अंदर हम सनलाइट की बात करते हैं। यानी कि जब ए बी को ए और बी के अंदर स्प्लिट करते हैं तो हम इन 3 का इस्तेमाल करते हैं, यूज होता है, या तो थर्मल एनर्जी यूज होगी, या इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, या फिर सनलाइट यूज होगी। अब इनके एग्जांपल्स भी हमको देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं थर्मल को, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस को, फिर फोटोलाइटिक, और फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में जाने से पहले। तो पहले हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, दोनों के अंदर एक इक्वेशन कॉमन थी, PbNO3 ट्वाइस PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब देखना पीछे के लेक्चर अगर आपने देखे तो उसके अंदर ये रिएक्शन आपको मिलेगी, बार बार मिलती है, और हमने इसको बैलेंस भी किया था। सबसे पहली रिएक्शन मेरे ख्याल से यही थी जिसको हमने बैलेंस किया था कोफिशिएंट मेथड से। अब इसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं हीट एनर्जी स्प्लिट करने के लिए, यानी कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब आप देखो यहाँ पे एक कंपाउंड है, वो स्प्लिट हो गया किसके अंदर, 3 के अंदर हो गए। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, स्प्लिट आउट हो जाना किसी एक का, तो ये हो रहा है यहाँ पे, पर किसकी वजह से हो रहा है, हीट की वजह से, यानी कि थर्मल एनर्जी की वजह से, थर्मल डिकम्पोजिशन इसलिए इसको हम बोलते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर कई बार पूछ लेता है कि इसके अंदर ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं,
अब ये याद रखना आप कि कोई रिएक्शन पूछे कि एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट साइड के बाद जब हम प्रोडक्ट साइड पे जाते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं, तो इस रिएक्शन की बात हो रही है। और फिर वो आपसे पूछेगा राइट द रिएक्शन, आप पूरी रिएक्शन लिख के दिखाओ और उसको बैलेंस भी करो। इसको अभी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए आप कोफिशिएंट मेथड का यूज करना, और अगर आपने नहीं पता कैसे करते हैं तो आप लेक्चर नंबर 2 में जाओ और इसके स्टार्टिंग में देखोगे, जब कोफिशिएंट मेथड पहला एग्जांपल है वो यही है, PbNO3 PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हम किसका यूज करते हैं? हीट एनर्जी का यूज करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके अंदर हम थर्मल एनर्जी का यूज नहीं करेंगे, इसके अंदर हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज। तो कैसे करते हैं? H2O है, वाटर है, हम क्या करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं, करंट को पास कर देते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं तो ये स्प्लिट हो जाता है H2 प्लस O2 के अंदर। ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमको। दो गैस के अंदर क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर। तो यानी कि जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो हम हीट एनर्जी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। और क्योंकि डिकम्पोजिशन है तो एक कंपाउंड स्प्लिट होता है दो या दो से ज्यादा के अंदर, मतलब वो टूट जाता है। और डिकम्पोजिशन क्या होती है? अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ऐसे हम थर्ड देख लेते हैं, फोटोलाइटिक। डिकम्पोजिशन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर सनलाइट का यूज होता है। यानी सनलाइट जब किसी रिएक्शन के अंदर यूज होती है तो जो कंपाउंड होता है या सब्सटेंस होता है वो स्प्लिट आउट हो जाता है, टूट जाता है दो से जाके ज्यादा के अंदर, जैसे कि AgCl2 है। सनलाइट का यूज हो रहा है और ये Ag प्लस Cl2 के अंदर टूट जाता है। तो जैसे हम देखा थर्मल डिकम्पोजिशन, यहाँ पे हीट एनर्जी थी, इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी, और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर ये सनलाइट होगी। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज, AgCl2 जो होता है वो कलरलेस होता है, या फिर इसको व्हाइट भी बोल देते हैं कई जगह पे, पर कलरलेस होता है। और जब ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, जब होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसका कलर हो जाता है वो ग्रे हो जाता है। Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर तो आपने देखा ही होगा, ग्रे कलर का होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं इसके ऊपर, वो हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। बहुत रेयर चांस है कि वो आपसे ये पूछे, इसी जगह वो पूछ लेगा आपसे थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है, फोटोलाइटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है। अब एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ करंट होता है, तो उसके अंदर दो ट्यूब्स होती हैं कैथोड और एनोड के ऊपर, और दोनों गैस होती हैं, एक एक्स मान लो एक वाई मान लेते हैं। अब बोलता है कि एक ट्यूब के अंदर जो गैस है वो ट्वाइस ऑफ द अदर वन है, यानी कि हम कहें तो उससे डबल है। यानी कि एक्स जो ट्यूब है इसके अंदर जो गैस है वो वाई से डबल है। ऐसा क्यों है? उसका रीजन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है H2O, और एक स्पिट आउट होता है H2 प्लस O2 के अंदर। और ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया। इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर आपका आता है लेक्चर नंबर 1 से, जहां पे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर?
जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही कहां पे होंगे, प्रोडक्ट के अंदर होंगे। यानी कि यहां पे अगर हम देखें तो रेशियो क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, 2:1। अगर मैं इसको ट्वाइस कर दूं, सपोज करते हैं ट्वाइस करते हैं इसको, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए 2। अब स्प्लिट आउट वापस इनको जब डिवीजन करेंगे तो वापस से कितना रेशियो आ जाएगा 2:1। जब रिएक्टेंट साइड पे रेशियो 2:1 है तो प्रोडक्ट साइड पे भी कितना होना चाहिए 2:1 होना चाहिए। यानी कि हाइड्रोजन हमेशा क्या रहेगी, डबल रहेगी, किसके, ऑक्सीजन के। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हाइड्रोजन गैस है यानी कि H2 गैस हमारी कौन सी है, एक्स गैस कौन सी है हमारी H2 है, और Y कौन सी है हमारी O2 है। इसीलिए हमारा जो ट्यूब X है इसके अंदर जो गैस H2 है वो हमेशा डबल होगी ट्यूब Y के अंदर जो गैस है यानी कि ऑक्सीजन से। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन पूछा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट के अंदर रखते हैं तो उसका कलर ग्रे हो जाता है। ये तो हमने रिसेंटली किया है, अभी 1-2 मिनट पहले ही किया है। तो क्वेश्चन पूछता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड टूट जाता है किसके अंदर, Ag+Cl2 के अंदर। सिल्वर और क्लोरीन के अंदर ये टूट जाता है और इसलिए इसका कलर जो होता है वो ग्रे हो जाता है। और स्टार्टिंग में कलर क्या होता है, कलर लेस होता है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन थोड़ा घुमा के फिर से पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड को एक डार्क बोतल के अंदर रखते हैं, ऐसी बोतल के अंदर जिसके अंदर सनलाइट की प्रेजेंस ना हो या फिर सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो। क्वेश्चन वापिस से वही, क्यों, क्योंकि अगर सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट की प्रेजेंस में रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा सिल्वर और क्लोरीन के अंदर। आपने ये भी देखा होगा कई जो बच्चों की या फिर कुछ मेडिसिन होती है उनके ऊपर लिखा होता है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखा जाए। उसका रीजन भी यही है कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा अगर आप उसको सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रख देते हो तो। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी तक कितना पढ़ा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स पढ़े, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, उनके एग्जांपल्स और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, और घर पे पढ़ें और जरूर शेयर, लाइक और कमेंट करें इस वीडियो के ऊपर। थैंक यू।